नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक और कैबिनेट की बैठक में 32 अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 से बढ़ाकर 60,000 हुई है। आपको बता दें कि हर साल पेंशन में 3,000 रुपए का इजाफा होगा। कैबिनेट ने वन अग्नि प्रबंधन के लिए फैसला लिया है। आपको बता दें खुरपिया फार्म की भूमि आवासीय घोषित करने का प्रस्ताव पास हुआ है। बैठक में अन्य विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई है। तो बड़ी खबर, खुरपिया फार्म की भूमि आवासीय घोषित करने का प्रस्ताव पास किया गया है और साथ ही साथ आपको बता दें बैठक में अन्य विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई है। और सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई है। कैबिनेट की बैठक में 32 अहम प्रस्ताव पर चर्चा की गई है और साथ ही साथ आपको बता दें पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 से बढ़ाकर 60,000 हुई है। हर साल पेंशन में 3,000 रुपए का इजाफा होगा और साथ ही साथ कैबिनेट ने वन अग्नि प्रबंधन के फैसले को लिया है। साथ ही खुरपिया फार्म की भूमि आवासीय घोषित करने का प्रस्ताव पास किया गया है और बैठक में अन्य विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। कैबिनेट की बैठक में 32 अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 से बढ़ाकर 60,000 की गई है। और हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर 38वें राष्ट्रीय खेल के तहत कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने नेशनल गेम्स कुश्ती प्रतियोगिता का अवलोकन किया है। वंदना कटारिया स्टेडियम में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो वहीं सीएम धामी ने कुश्ती प्रतियोगिता का अवलोकन किया है। सीएम धामी ने संत रविदास को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो सीएम धामी ने कुश्ती प्रतियोगिता का अवलोकन किया है और इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने संत रविदास को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नेशनल गेम्स कुश्ती प्रतियोगिता का अवलोकन हुआ है और साथ ही साथ आपको बता दें कि वंदना कटारिया स्टेडियम में कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई। और खबर देहरादून से, जहां पर उधम सिंह नगर के किक्षा में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने गए बिजली विभाग के कर्मचारियों का विधायक तिलक राज बहेड़ ने विरोध किया। वहीं विधायक तिलक के इस विरोध पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम इसकी प्रशंसा करते हैं। साथ ही कहा कि प्रीपेड मीटर उत्तराखंड में किसी भी रूप में उपयोगी नहीं है और इसकी आड़ में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। सुनिए क्या कुछ कहा। यहाँ डिजिटल लिटरेसी का स्तर इतना नहीं है कि जो है लोग प्रीपेड मीटर का ठीक से वो कर सकें। और मैंने देखा है लोगों के उसमें घंटों, कभी कभी तो 2-2 दिन तक ये जो चार्जेस हैं इसके मोबाइल में नहीं आते हैं। क्या कहा उनका, वो पेड नहीं कर पाया या पेड नहीं हुआ और या समय पे नहीं देख पाया। तो बिजली के साथ तो ये खेल नहीं हो सकता है। उसमें तो आपको पहले से सावधान रहना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, इसकी आड़ में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि देहरादून में सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई। बैठक में कुल मिलाकर 32 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। हालांकि भू कानून का मुद्दा, जो इस बैठक में अहम विषय और सबकी नजरों का केंद्र बना हुआ था, उस पर किसी भी प्रकार की चर्चा इस बैठक में देखने को नहीं मिली। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी वक्त में जो बजट सत्र आहूत किया गया है उस पर तो बैठक में चर्चा हुई है, लेकिन भू कानून के मामले के सवालों पर वो भागते हुए नजर आए। देखिए,
32 प्रस्तावों पे चर्चा हुई है। माननीय मंत्रिमंडल ने उस पर चर्चा की है और एक जिस प्रकार से हमारा बजट आ रहा है उस पर भी बातचीत हुई है। क्योंकि आप जानते हैं 18 फरवरी से ले हमारा बजट सत्र आ रहा है, उस बजट पे भी हमारे यहाँ चर्चा हुई है। और खबर देहरादून से, जहां पर देहरादून को स्वच्छ बनाने के संकल्प के लिए पूर्व मेयर सुनील उनियाल के कार्यकाल में डस्टबिन फ्री दून का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें शहर के सभी स्थानों से कूड़ेदानों को हटाकर निगम की गाड़ियों के माध्यम से घर घर जाकर कूड़ा उठाने का काम किया गया था। वहीं इस कूड़ा उठाने की गाड़ियों पर हमेशा से ही ये आरोप लगते हैं कि ये गाड़ियां देरी से या तो कई दिनों के अंतराल के बाद पहुंचती हैं, जो कि आम जनमानस के लिए परेशानी का सबब बना रहता है। वहीं अब मेयर की कुर्सी सौरभ थपलियाल ने संभाल ली है और नवनियुक्त मेयर ने दावा किया है कि शहर की सफाई व्यवस्था में बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सौरभ थपलियाल ने अब सफाई व्यवस्था को लेकर बयान दिया है। ये निश्चित तौर पे मैं देखने वाला हूँ अभी कौन कौन सी हमारी गाड़ियां हैं, उनकी क्या स्थिति है और उनकी फिटनेस कैसी है, और वो सब चेक करके, और क्योंकि अगर वो नहीं पहुंच पा रही है तो उसकी वजह क्या है, तो वो सारी वजहों का तलाश करके और उन सब का निराकरण में काम हमारा रहेगा। उत्तराखंड में लागू यूसीसी का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है और मामले में सुनवाई करते हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र जी और साथ ही न्यायाधीश आशीष नथनी की खंडपीठ ने सुनवाई की है। और साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर मामले में अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए गए हैं। बताते चले कि राज्य सरकार द्वारा 26 जनवरी को लागू यूसीसी को देहरादून अलमसुद्दीन सिद्दीकी ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी कानून में मुस्लिम पारसी विवाह पद्धति से छेड़छाड़ की गई है। यूसीसी 2024 को पिटिशनर ने आर्टिकल 25 के वायलेशन और 21 के वायलेशन के ग्राउंड पे चैलेंज किया है। पिटिशनर का कहना है कि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और कुरान और उसकी वर्सेस को फॉलो करना उनके लिए मैंडेटरी है। तो अगर मान लीजिए कि यूसीसी में मैरिज, डिवोर्स, इद्दत और इनहेरिटेंस के लिए ऐसे कई प्रोविजंस हैं जो कुरानिक वर्सेस के खिलाफ हैं, तो उनको वो फॉलो करने में उनके लिए समस्या है। तो इस वजह से आर्टिकल 25 से हिट होता है। दूसरा, जो लिव इन रिलेशनशिप को मैंडेटरी किया गया है और उसमें जो भी पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं अगर नहीं कराते हैं रजिस्ट्रेशन, तो ये एक आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज है और स्टेट इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है। तीसरी बात, ये यूसीसी जो है ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये एसटीज पे अप्लाई ही नहीं करता है। तो ऐसी सिचुएशन इमर्ज हो सकती है कि एक ही गली में या एक ही शहर में एक जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, नहीं कराएंगे तो पनिशमेंट होगा, और एक एसटी के भी लोग रहते हैं जो कि इससे एग्जेम्प्ट हैं। उत्तरकाशी की नगरपालिका बड़कोट में नवगठित अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों की पहली बैठक आज नगरपालिका सभागार में आयोजित हुई। बैठक में नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। बोर्ड बैठक में 3 रिंग रोड और गरीबों के लिए आवास योजना का लाभ, पेंशन योजना का लाभ, हेलीपैड में पार्क की व्यवस्था, पार्किंग बनाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही यमुनोत्री प्रेस क्लब के कार्यालय को यथावत रहने पर भी बोर्ड ने मुहर लगाई। शुरू खेत में पार्किंग के पास अवैध कब्जा हटाने, सीसीटीवी कैमरा मरम्मत कार्य और चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को लेकर भी बोर्ड में चर्चा की गई। नगरपालिका का जो जितने भी सभासदगण हैं सभी के आज पहली बोर्ड मीटिंग थी। तो उसमें सबसे पहले तो क्योंकि काफ़ी पुराना शहर है, नगरपालिका है बड़कोट, सबसे पहले हमने इसके लिए मास्टर प्लान लाए पहले बोर्ड मीटिंग में, और उसके जो सर्वे का टेंडर है वो बहुत जल्दी हम निकालेंगे मास्टर प्लान के लिए। और जो इसमें आगे जितने भी भवन बनेंगे इस नगरपालिका के अंतर्गत, चाहे वो आवासीय हो, सरकारी हो या वो व्यापारिक भवन हो, उनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो गंवाई घाटी की जो हमारी संस्कृति है उसके हिसाब से होगी। जैसे पानी के लिए एक हम बोर भी करने जा रहे हैं इंटर कॉलेज में, वहाँ एक पौराणिक कुंड है, और
पुरातत्व विभाग को एक चिट्ठी भी हमने दी है। सुनने में आया, हमने देखे इतने कुंड नहीं भटकोट में, तकरीबन 360 कुंड के आसपास बताते हैं कि ताकि अगर पुरातत्व विभाग उनका संरक्षण करे तो हो सकता है कि कभी ज़्यादा जल संकट रहा तो हो सकता है लोगों को उससे भी आपूर्ति मिलेगी। और देहरादून में सड़क किनारे सार्वजनिक स्थानों पर शराब पी रहे और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 119 व्यक्तियों को दून पुलिस द्वारा थाने लाया गया और आपको बता दें कि सभी के विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 37,500 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। और पूरे देश को हंसाने वाले उत्तराखंड के हास्य कलाकार घना भाई आज खुद खामोश होकर इस दुनिया से रुस्वत हो गए। और आपको बता दें कि ऐसा कोई मंच नहीं जिस पर घना भाई अपना अलग अंदाज में लोगों को हंसाते हुए गुदगुदाते हुए नहीं नजर आते थे। कई क्षेत्रीय फिल्मों में भी उनका जोरदार अभिनय कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रसिद्ध हास्य कलाकार के साथ साथ धनानंद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे और 2012 में पौड़ी विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे। हालांकि राजनीतिक लड़ाई तो वह जीत नहीं पाए, लेकिन लोगों को हंसी खुशी और सुकून देने में वह हमेशा सबसे आगे रहे और आज प्रदेश भर में उनके निधन की सूचना पर शोक की लहर है। देखिए, घना भाई उत्तराखंड संस्कृति से जुड़े हुए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति को बनाने के लिए कार्य किया है और उन्होंने अपनी एक निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोगों में अपनी एक छाप छोड़ी है और साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ सिपाही भी हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना हुई है और भारतीय जनता पार्टी इस घटना से बहुत दुखी है। पूर्णी क्षति है घना भाई का जाना, बिकॉज घना भाई इस राज्य की धरोहर थे और कहीं ना कहीं कला और संस्कृति जगत में जिस तरह का उनका योगदान रहा है, बहुत कम हास्य कलाकार उत्तराखंड के हुए हैं। उसमें अलग फलक पर सितारा एक चमकता था घना भाई के नाम का और उनका इस तरह से असमय चला जाना बहुत पीड़ादायक और दुखदायी है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को इस दारुण दुख को सहने की शक्ति दे, ऐसी मैं मनोकामना करती हूँ। घनानंद गगोड़िया जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कला जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए। घनानंद गगोड़िया जी 2012 में पौड़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी रहे और तब से लेके और अब तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। क्योंकि वो सांस्कृतिक क्षेत्र से आते थे, कला जगत से आते थे, तो कला जगत के भी बहुत से लोगों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा और पार्टी को मजबूत करने का काम किया। हम सोच रहे थे कि शायद भगवान की कृपा हो, लेकिन जिस प्रकार से अभी समाचार मिला, बहुत ही अपूरणीय क्षति है और मैं स्वयं निशब्द हूँ, बहुत दुखी हूँ। एक हास्य कलाकार के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया कई मंचों के माध्यम से, और जब भी मुझे मिलते थे तो बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए मिलते थे हमेशा और मुझे बहुत प्रेरणा भी देते थे, अपनी छोटी बहन मानते थे। मेरे लिए तो ये बहुत ही, इस समय मैं बहुत व्यथित हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत ही अपूरणीय क्षति है। भगवान उनकी पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। और निकाय चुनाव में मिली हार के बाद कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी सदमे में है और उनके स्थानीय नेता हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि हार पर सफाई का दौर भी जारी है, लेकिन हार के बाद पार्टी को एकजुट करने पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का अनुशासन कोटद्वार में तार तार हो गया है। बहुत बढ़िया समर्थन इस बार आपको कांग्रेस पार्टी को कोटद्वार में मिला है। तो एक दूसरे को हार का जिम्मेदार ठहरा है कांग्रेस के नेता और अभी भी रार कहीं ना कहीं बाकी है कि जब तुम सूचनाओं के बाद नहीं आ रहे हो
तो वो एक तरह से पार्टी विरोधी गतिविधि है। और आप नहीं चाहते थे कि हमारा प्रत्याशी जीते। अगर आप ये चाहते थे कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा तो खुल के आओ, उनके समर्थन में रैलियों में भाग लो, उनके प्रदर्शनों में भाग लो, उनके बड़े नेताओं के जो कार्यक्रम है उसमें भाग लीजिए। मैं 8 साल जिला अध्यक्ष रहा, 12 साल जिला उपाध्यक्ष रहा इससे पहले, और नगर में भी रहा। मेरा बायोडाटा मैंने फेसबुक में डाला था, वो आपने देखा होगा। सबसे पहले संगठन के लिए जैसे कि ना उसके धैर्य की ज़रूरत होती है। पदाधिकारी के ऊपर कई लांछन लगते हैं, कई बातें लोग बोलते हैं, कई लोग उनको सहन करना पड़ता है। कोटद्वार कांग्रेस में छिड़े इस द्वंद से एक बात तो साफ हो गई है कि जो बातें पार्टी फोरम में रखी जानी चाहिए थी, वह बातें मीडिया फोरम के जरिए रखी जा रही हैं, जिससे न केवल पार्टी को नुकसान हो रहा है बल्कि अनुशासन भी तार तार हो रहा है। चुनावों में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन इससे संबंधों में खटास नहीं आनी चाहिए। लेकिन कोटद्वार में सब कुछ इसके विपरीत चल रहा है। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं हिमांशु बडोनी, भारत समाचार, कोटद्वार। और खबर देहरादून से, जहां पर जिलाधिकारी सबिन बंसल ने नशे के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि नशे के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक स्कूल में शिक्षक को नोडल बनाया जाए। तो वहीं आपको बता दें कि साथ ही स्कूल में एंटी ड्रग्स समिति बनाते हुए बच्चों को भी शामिल करें। वहीं मिलावटी खाद्य पदार्थ, नकली दवा, नशे के लिए प्रयुक्त दवा बिक्री पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों द्वारा इंसानों पर तमाम हमले हुए हैं, जिसमें कई जन हानियां भी हुई हैं। और इसको लेकर लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत कई बार सरकार से विनती कर चुके हैं और इन तमाम समस्याओं को लेकर एक दिन का विशेष सत्र आहूत किया जाए, इसको लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसको लेकर अब दिलीप रावत में आगामी सत्र में शामिल न होने की बात कही है। भी कार्रवाई होती है, ये विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति इसमें बिजनेस तय करती है। और दिलीप रावत जी वरिष्ठ विधायक हैं, उनकी चिंता है आपने, क्योंकि उनके क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं भी काफ़ी होती हैं, तो वो उनकी अपनी चिंता है। लेकिन क्योंकि ये स्टेट, उनका कहना ये है कि विधानसभा एक संकल्प पारित करे, भारत सरकार को भेजे, तो उसमें चर्चा में सब सत्र के दौरान भी हो सकती है। और खबर हरिद्वार से है, जहां पर आपको बता दें पुलिस ने ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। स्क्रैप कारोबारी को दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई थी। कारोबारी को धमकी देकर मांगे गए थे 10 लाख रुपए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है। और टेहरी में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पर 63 लाख कीमत की 215 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। स्मैक के साथ एक अभियुक्त की भी गिरफ्तारी की गई है। तारामोनी की रेती पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो जनपद टेहरी गढ़वाल की पुलिस भी लगातार जो भी नशे के तस्कर हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पिछले 5 माह में हमने 21 मामले एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किए हैं और एक बड़ी सफलता हमारी सीआईयू टीम को कल हासिल हुई है। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 215 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 63 लाख रुपए की कीमत है। और इसे इंटरोगेशन की जा रही है कि कहाँ से लेकर आ रहा था, और जो पूरी सप्लाई चेन है उसमें भी एनडीपीएस एक्ट के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की जाएगी। और खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में वनाग्नि की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से संयुक्त रूप से प्रदेश में 6 जिलों में आगामी 13 फरवरी को मॉक ड्रिल आयोजन किया जाएगा। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि वनों की आग पर नियंत्रण को लेकर टेबल टॉप अभ्यास में कई विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया है। इंडिया में के द्वारा एक मॉक ड्रिल के लिए कहा गया है, उसी के बारे में आज टेबल टॉक एक्सरसाइज थी हम लोगों की, जिसमें एनडीएमए के अधिकारी, हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे विभागों के अधिकारी, जिसमें वन विभाग, पुलिस विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ,
और बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट जितने भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं सब लोग थे। डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में चर्चा हुई है। यह मॉक ड्रिल पहले 7 जनपदों में की जानी थी, अभी वो 6 जनपद में की जा रही है। एक जनपद को किसी कारण से अभी शामिल नहीं किया जा सकता है। उसके बारे में कैसे कैसे कार्रवाई की जानी है, एक एक बिंदु के बारे में किस विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की जानी है, कैसे कैसे कार्रवाई की जानी है, पूरा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और सभी से ये कहा गया है कि आप इसके लिए अभ्यास कर लें बाकायदे। और कल एक बार फिर हम लोग बैठेंगे और परसों फिर मॉक ड्रिल करेंगे 13 तारीख को। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर हत्या में वांछित चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और साथ ही दोन पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। 3 अन्य साथी पहले से ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।